नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। ये है गुरुवार का सेशन, यानी कि आज वीकली एक्सपायरी होती हुई दिखाई देगी और शुरुआत जहां पर एकदम शांत हुई मार्केट की, अब धीरे धीरे करके कुछ चाल बेहतर होती हुई। तो 18,794 का हाई छूने के बाद इस समय हम 18,780 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। हल्की बढ़त देखने को मिल रही है 22 पॉइंट की। निफ्टी बैंक वॉलेटाइल है। यहाँ पर रिकवरी के अंश आते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन एक बार फिर ऊपरी लेवल से प्रेशर बनकर हम 43,900 के आसपास आ गए हैं। 80 पॉइंट का नुकसान, लेकिन ब्रॉडर मार्केट की तरफ से पूरा पार्टिसिपेशन तेजी की तरफ, यहीं पर वो सबसे बड़े गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। तो 190 अंकों की बढ़त पर इस समय मिड कैप इंडेक्स कारोबार करता हुआ और 1:2 का रेशियो आप क्लियरली देख रहे हैं इस समय एडवांसिंग स्टॉक्स के फेवर में। आज सीमेंट कंपनियों में कुछ जोश है, मेटल्स तो वैसे भी फोरफ्रंट पर है और कुछ टू व्हीलर काउंटर्स में खरीदारी के अंश आना शुरू हुए। अब देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका कुछ साथ बनता हुआ दिखाई दिया है और आईटीसी, मारुति ये तेजी की तरफ। इन्फोसिस ने हालांकि प्रेशर बनाया। टीसीएस को इस सूची में नहीं वैसे देखना चाहिए, क्योंकि टीसीएस आज 24 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, तो उसका एक ओवरहैंग है। लेकिन देखिए बैंकों में दबाव है। कोटक और इंडसइंड सुबह से ही कमजोर। एक्सिस बैंक भी आपकी स्क्रीन पर रख देंगे, क्योंकि आज वो बेन के स्टेक सेल के बाद ये बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ कुछ समय के लिए नेगेटिव टेरिटरी में आया, फिर वहां से हमने देखा है कुछ हल्की रिकवरी, लेकिन 980 के आसपास की ट्रेड इस समय बनता हुआ। तो ये इनफैक्ट मार्केट का पूरा हाल, ब्रॉडर मार्केट, इसमें कोई शक नहीं कि तेजी की पोजीशंस यहाँ पर भरपूर ली जा रही हैं। चलिए, ऐसे में हमारे जानकार जो इस हफ्ते मैदान में हैं, उनका पोर्टफोलियो क्या स्थिति पेश कर रहा है, इसमें कितनी रौनक है, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते। याद रखिएगा, इस हफ्ते नीरव छेड़ा, प्रशांत सावंत और शिल्पा राउत मैदान में है और तीनों के बीच मुकाबला एकदम जमकर चल रहा है, कांटे की टक्कर है। अब शिल्पा एक बार फिर लीड लेती हुई, करीब 10% के रिटर्न्स इनके, 9% के रिटर्न्स प्रशांत के और इनके ठीक पीछे 8.5% के रिटर्न्स के साथ नीरव छेड़ा है। तो नेक टू नेक मुकाबला आप कह सकते हैं चल रहा है। पहले तो एक्सपायरी पर एक व्यू, कंस्ट्रिंग थोड़ा सा मोमेंटम लौटा। क्या लग रहा है शिल्पा, किस तरह की एक्सपायरी आज के दिन बनती दिखाई देगी? जी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड एवरीवन। एक्सपायरी तो मुझे अपसाइड में ही यहाँ पे थोड़ा इंडिकेशन है। तो और हमने एक्चुअली यहाँ पे सुबह प्रभुदास लीलाधर में हीरो जीरो ट्रेड भी लिया हुआ है 18,850 कॉल का अराउंड 4 रुपये में, जो ऑलरेडी हाई एक 9 रुपये का लगा चुका है। तो अभी के लिए तो वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग इमीडिएटली, लेकिन फिर भी एक्सपायरी आई बिलीव इज ऑन द अपसाइड। तो आपको थोड़ा डिप मिले तो आप डेफिनेटली बाय कीजिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 18,730। मुझे लगता है 18,840-50 तक भी आपको निफ्टी आज शायद ट्रेड करते हुए मिले। ओके, तो 18,850 तक की अटेम्प्ट देखने को मिल सकता है। देखते हैं यहाँ पर किस तरह की हरकत आती हुई दिखाई देती है गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी में। प्रशांत, निफ्टी बैंक ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, इधर का ट्रेड। हर्षदा जी गुड मॉर्निंग टू द पैनल एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल सुबह जब मैंने निफ्टी पे राय दी थी, तो मैंने फ्यूचर्स में 18,840 तक के लेवल एक्सपेक्ट किए थे और उसी के साथ मैंने 18,700 की कॉल ऑप्शन बताई थी करीबन 70 पे फॉर अ टारगेट अराउंड 120। तो जस्ट एक अपडेट, वो 105 का हाई बना चुकी है सुबह। मुझे लग रहा है वो अच्छे लेवल पे चली और कल बिफोर द इवेंट एक राइट एंट्री उसमें हुई थी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, हम फ्यूचर्स में अगर देखें तो 44,000 के जस्ट ऊपर है। मुझे लग रहा है कि 44,200 तक हम जा सकते हैं, बट मुझे बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी ज्यादा बेहतर लग रहा है। इसकी वजह बहुत क्लियर है, पार्टिसिपेशन बाय रिलायंस और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का पार्टिसिपेशन नहीं है। एक्सिस भी थोड़ा सा ट्रबल जोन है, तो मैं बैंक निफ्टी थोड़ा सा सिर्फ स्टॉप लॉस बताना चाहूंगा फ्यूचर्स में 43,800 ऑन द डाउन साइड मेक और ब्रेक लेवल होगा। ये आपको, अगर आपके पास लॉन्ग्स है तो ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। नीरव, आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी आज के दिन? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड टू एवरीवन। देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जैसे कि प्रशांत जी ने भी कहा काफी ज्यादा वीक है। इम्पोर्टेंट लेवल 43,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि काफी दिनों से यही सपोर्ट से बाउंस आ रही थी बैंक निफ्टी में। अगर ये टूट जाता है
तो बैंक्स में और सेलिंग आ सकती है। काफी सारे बैंक्स जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सेलिंग आ चुकी है, जैसे कि एक्सिस, इंडसइंड, एचडीएफसी एंड द अदर्स। सो डेफिनेटली वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगा स्पेसिफिकली टू बैंक्स। निफ्टी पर्सपेक्टिव देखिए, ब्रॉड बेस आज फार्मा में अच्छी रैली दिख रही है एंड ऑल्सो एनबीएफसीज। तो ये सेक्टर में आज ज्यादा कंसंट्रेशन रहना चाहिए। आई बिलीव इनमें अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। ऑल्सो निफ्टी अबाउट 18800 लेवल्स, जब तक 18800 के ऊपर रहता है आई बिलीव बाइंग आती रहेगी एंड देयर इज अ गुड चांस कि अब 19000 के लेवल के पास में निफ्टी जा सकती है। हम ये भी देख रहे हैं कि बेस रोज का ऊपर शिफ्ट हो रहा है। पहले 18500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बेस था पुट साइड में, अभी वो शिफ्ट होते दिख रहा है 18600 18700 पे, विच इज अ गुड साइन। सो आई बिलीव ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 19000 के लेवल अगले एक आध दो दिन में प्रॉब्लम आ सकते हैं अब निफ्टी में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड क्लियरली इंडेक्स पर राय साफ है, मोमेंटम अब तेज होने के पूरे आसार हमारे जानकार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पहले तो एक बार एक एक करके सबका पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि किस स्टॉक ने सबसे ज्यादा कमाई की और कहां पर वो बढ़िया रिटर्न्स बने हैं। तो टॉप ट्रेड्स हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो के अच्छा आज है नहीं, कल ज्यादातर ट्रेड्स हमने कवर कर लिए थे। चलिए तो नीरव का पोर्टफोलियो एक बार स्क्रीन पर रखते हैं। तो वहां पर क्या ट्रेड्स बने हैं। एक तो एक्सिस इन्होंने एग्जिट किया कल के कल, एचपीसीएल को होल्ड कर रहे हैं और कैनफिन होम्स को भी ये होल्ड कर रहे हैं। नया क्या जोड़ेंगे फिर आप नीरव? देखिए, दो स्टॉक हैं मगर मैं एक ही अभी एट दिस पॉइंट दे पाऊंगा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स। ये मैं जोड़ना चाहूंगा, करंट लेवल से 293 के पास में है। बहुत बढ़िया एक रिवर्सल आया है ये स्टॉक में। मेरे हिसाब से ये जो रिवर्सल है इट कैन प्ले आउट क्वाइट वेल। 310 315 के जो लेवल्स है वहां तक क्रॉम्पटन ग्रीव्स को लेके आ सकता है। तो करंट लेवल से आप बाय करें, नीचे में बाइंग बहुत बढ़िया हुई है। एक बेस फॉर्मेशन हुआ है इन बिटवीन 280 260 और 50 डे मूविंग एवरेज का फिर ब्रेकआउट मिला 2 दिन पहले। सो आई बिलीव ये स्टॉक अब यहाँ से 320 के लेवल तक जाएगा। 320 के टारगेट से आप खरीदिए। 282 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। 282 का स्टॉप लॉस रहेगा, 320 का टारगेट। क्रॉम्पटन में हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम, ओपन इंटरेस्ट एडिशन होता हुआ दिखाई दिया, नियरली 2% ऊपर है काउंटर, तो एक बाय साइड का ट्रेड बनता हुआ। शिल्पा का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आज सुबह में इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में दरअसल प्रॉफिट बुक किया है 3745 के लेवल्स पर। ग्रासिम में कल के कल 1783 पर प्रॉफिट बांध लिया। शिल्पा आज का नया ट्रेड? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, मैं अभी यहाँ पे एसीसी रेकमेंड करूँगी। एसीसी 1863-64 अभी चल रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है 1830 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है एंड टारगेट्स टुवर्ड्स 1920 से 1960 आ सकता है। तो एसीसी 1960 तक की तैयारी करता हुआ आपको दिखाई देगा। स्टॉप लॉस किन लेवल्स पर आप रखेंगी, कंसिडरिंग ये 1865 पर है? 1830 का 1830 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1960 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल ग्रासिम पर नजरें थी, आज एसीसी पर इनफैक्ट एक बाय कॉल आया है शिल्पा की तरफ से। चलिए प्रशांत का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और यहाँ पर अगर आप देखें, एक तो इनका एबी फैशन आज इन्होंने प्रॉफिट बांधा है। आईसीआईसीआई प्रू में कल एग्जिट कर लिया। आरती इंडस्ट्रीज आज सुबह में भी हम नोटिस कर रहे थे मोमेंटम इधर जोर पकड़ रहा था, तो इसे कैरी कर रहे हैं। नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे आप प्रशांत? जी आशा जी, गेम शो के हिसाब से मैंने एग्जिट लिया था, फिर से एक बार एबीएफआरएल में एंट्री करना चाहूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा इस बार वो होगा 204 और जो टारगेट वही होगा 235 235 का। तो 235 के लिए री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल और स्टॉप लॉस 204 का रहेगा। 214 के लेवल्स पर आ चुका है काउंटर, करीब 1% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आ रहा है प्रशांत की तरफ से। अच्छा, इस बीच कोल इंडिया को लेकर कुछ खबरें आ रही है। कोल इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जो एक सीसीआई ऑर्डर था इनके खिलाफ, वहां से एक सेटबैक आता हुआ दिखाई दिया है। कोल इंडिया ने
कोई यहाँ पर राहत नहीं मिली है बेसिकली इस पर्टिकुलर मामले में। सुप्रीम कोर्ट से इनफैक्ट एक झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक आपके सामने 228 के आसपास हल्का हल्का ट्रिकल डाउन कर रहा है नीचे की तरफ। पूरा मामले के डिटेल आने चाहिए इनफैक्ट स्क्रीन्स पर, क्योंकि ऐसे रफली आपको समझ नहीं आएगा। एक अपील थी कंपटीशन कमीशन ने इनफैक्ट जो जांच की थी उसके खिलाफ सीसीआई के खिलाफ दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोल माइन एक्ट में जो बदलाव की उम्मीद इनको लग रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट उस पर्टिकुलर ऑर्डर को जस के तस रखा है। तो यहाँ पर कोई खास बदलाव नहीं। तो ये इनफैक्ट थोड़ा सा दबाव में दिख सकता है। कोल इंडिया का काउंटर 228 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोल माइन एक्ट की वजह से कंपटीशन लॉ नहीं लागू करने की याचिका इन्होंने दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कंपटीशन लॉ लागू रहेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो स्टॉक के लिए थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन बनता दिखाई दे रहा है। बहरहाल फोकस अब फर्टिलाइजर कंपनियों पर करेंगे। कल से हमने देखा था फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी थी। आरसीएफ, फैक्ट, एनएफएल सब में बढ़त थी और उम्मीद थी कि कल कैबिनेट की बैठक में वो प्रणाम स्कीम पास हो जाए। वो हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप देखें इन स्टॉक्स ने किया है पिछले 4 सत्रों में, स्पेशली फैक्ट का शेयर आपके सामने है स्क्रीन पर, 26% से ज्यादा का उछाल इसमें दर्ज हुआ है। आज कॉर्पोरेट स्कैन में इसी कंपनी के मैनेजमेंट से बात करेंगे। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किशोर रुंगटा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर जी, स्वागत है आपका। फर्टिलाइजर शेयरों में काफी हलचल देखने को मिली एंड एक्चुअली ये एक्टिविटी जैसे जैसे मॉनसून करीब आता है वैसे पिकअप भी होती है, लेकिन ये साल एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल रहेगा। एल नीनो का डर है। इनफैक्ट मॉनसून शुरू होने के साथ ही वो बिपरजॉय साइक्लोन आ रहा है, तो उससे भी मॉनसून की चाल पर इम्पैक्ट आया है। रफली आप इन सिचुएशंस को कैसे फैक्टर इन कर रहे हैं? आपकी भी मॉनिटरिंग होती होगी। डिमांड पर क्या कुछ इम्पैक्ट आ सकता है? हाँ, ये हमने देखा है, इसका थोड़ा इम्पैक्ट आया है, लेकिन इतना नहीं है जितना इम्पैक्ट सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थर्न इंडिया में रहेगा, क्योंकि मोस्टली ऑपरेट कर रहे हैं सदर्न इंडिया में। और सदर्न इंडिया में जो मानसून का जो डिले है वो ऑलमोस्ट 10 से 15-12 दिन का डिले चल रहा है। केरला में ऑलरेडी मानसून आ चुका है और कर्नाटका में 18 तक आ जाएगा। तो जहां तक सदर्न इंडिया का डिमांड का सवाल है, हमको ज्यादा इसमें कोई डरने की कोई बात लग नहीं रही है। डिमांड जो लास्ट ईयर खरीफ में था वो इस साल भी रहेगा। तो इस साल लेकिन क्या क्योंकि मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि जैसे हम सेकंड फेज की तरफ बढ़ेंगे वो एल नीनो का ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। वो क्या एक फैक्टर है जो आप लोग इस समय कंसिडर कर रहे हैं? और उस लिहाज से आई एम श्योर हिस्टोरिकली अगर आप हमें बता सके, पिछली बारी इस तरह के एनवायरनमेंट में एल नीनो वाले पीरियड में क्या डिमांड की सिचुएशन थी और उसमें कितना चेंज आएगा या फिर वैसे की वैसे रहेगा, अगर आप कंपेयर कर सके हिस्टोरिकली हमारे लिए? जैसा मैंने आपसे बताया, क्योंकि हम लोग सदर्न इंडिया में ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा है जितना इम्पैक्ट आपको सेंट्रल इंडिया और नॉर्थर्न इंडिया में मिलेगा। तो अब अगर आप आईएमडी की रिपोर्ट भी देखेंगे तो क्योंकि वहां पे कोई कोई जगह में काफी रेनफॉल ज्यादा रहेगा और किसी जगह में रेनफॉल थोड़ा कम रहेगा, तो इम्पैक्ट वहां आने वाला है। और जहां तक सदर्न इंडिया का सवाल है, यहाँ पे जो मानसून डिले हुआ है 7-8 दिन का, वो नॉर्मल है। लास्ट ईयर भी आप देखेंगे तो मानसून डिले था 20 दिन का। तो हमारे को ज्यादा हमारे प्रोडक्ट में हमको कोई ज्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है। ओके, तो लेकिन रफली पिछले साल की तुलना में डिमांड वैसी ही है या ज्यादा है? नहीं, मोर और लेस सेम उतना ही है। ओवरऑल इज द सेम। फेयर इनफ। आपके फिर इन्वेंट्री लेवल्स कैसे हैं? क्या उसमें कुछ फेरबदल करने की आपको जरूरत पड़ेगी या फिर अगर उसे आप क्वांटिफाई करके बता सके कि कितनी इन्वेंट्री आपके हाथ में है एट दिस पॉइंट इन टाइम? हमारी जो कंपनी की पॉलिसी है, जहां तक हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम माल हमारा फील्ड में चले जाए। और आज के दिन में आप देखेंगे तो हमारे प्लांट में 10,000 टन से कम का प्रोडक्शन इन्वेंट्री है, जो कि मुश्किल से 2 या 3 दिन का प्रोडक्शन होता है। जो फील्ड में जो इन्वेंट्री है, जो करीबन 1,50,000 टन के आसपास फील्ड में जो इन्वेंट्री है, और वो काफी पूरे 5 स्टेट में फैला हुआ है। तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जो जून में जो मानसून चालू हो गया है, और जून इज द पीक टाइम, जून एंड जुलाई, तो आप देखेंगे जुलाई एंड तक हमारा जो इन्वेंट्री लेवल है वो काफी हद तक ऑलमोस्ट 0 के आसपास पहुंच जाएगा।
फेयर इनफ। तो जो भी आप माल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खप जाएगा, तो ऑन हैंड ज्यादा इन्वेंट्री रहेगी नहीं, विच इज अ गुड साइन। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, प्रणाम स्कीम को लेकर कैबिनेट में कल चर्चा होने वाली थी, वो मामला आई एम नॉट श्योर चर्चा में आया या फिर उस पर डिसीजन नहीं हो पाया। इस स्कीम का क्या इम्पैक्ट लार्जली इंडस्ट्री पर आने वाला है? क्योंकि जहां तक मैं समझ रही हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बेसिकली एक बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर पर फोकस किया जा रहा है, बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर सरकार ये कोशिश कर रही है। सरकार ये भी चाहती है कि जो सब्सिडी बर्डन है केमिकल फर्टिलाइजर पर वो आगे चलकर कुछ कम हो, उनके भी बैलेंस शीट कुछ बेहतर होगी। अब फैक्ट का कितना एक्सपोजर है केमिकल फर्टिलाइजर में? बायो फर्टिलाइजर को लेकर आपके क्या प्लान्स है? क्योंकि वहीं पर अगर पुश सरकार का आ रहा है तो हाउ आर यू ब्रेसिंग योरसेल्फ फॉर द सेम? देखिए मैडम, इसमें ऐसा है कि सरकार का फोकस तो पहले से भी था कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर को प्रमोट किया जाए, वो तो ऑलरेडी था। लेकिन अभी सरकार चाह रही है कि जो गांव के लेवल है, तालुका के लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वहां पे इन ऑर्गेनिक का और बायो का फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन हो और वहां के जो लोकल फार्मर्स है उनको माल मिले, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत कम है। जो केमिकल फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट 600 लाख मेट्रिक टन है साल का। तो इसमें अगर आप देखेंगे बायो का और ऑर्गेनिक का, तो इट विल बी हार्डली 5%। 5% इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग फिगर एज ऑफ नाउ। तो गवर्नमेंट का जो स्कीम है पीएम परना, उसमें यह है कि जो भी स्टेट केमिकल फर्टिलाइजर में सेविंग करेगा यूज में, उसका जो सब्सिडी में जो बचत होगा उसका 50% सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, ताकि वो बायो को और ऑर्गेनिक को प्रमोट करे। और उसके लिए जो 50% सब्सिडी जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, उसमें से 70% इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, उसका प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने के लिए, और 30% उसको मार्केट डेवलप करने के लिए दिया जाएगा। तो ये अभी गवर्नमेंट की ये स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम ये बन रही है जी। तो आपका बायो फर्टिलाइजर में फिर कितना एक्सपोजर है, अगर आप मुझे ये बता सके? देखिए अभी हम सिटी कॉम्पोस्ट से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनवा रहे हैं, वो अभी हमारा एनुअल जो हम बेच रहे हैं वो खाली 20,000 टन है। आप देखेंगे मेरा जो टोटल हम जो माल बेचते हैं वो है 11 लाख मेट्रिक टन, और 11 लाख मेट्रिक टन में खाली जो ऑर्गेनिक का है वो है 20,000 मेट्रिक टन। तो इट्स ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। फिर ये स्कीम तो आप लोगों पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि आपका बाकी पूरा 80% से ज्यादा प्रोडक्शन इज केमिकल फर्टिलाइजर। हाउ विल यू ऑफसेट इट? मैडम दैट एज आई टोल्ड यू, अब मेरे 11 लाख टन का जो हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें खाली 20,000 टन खाली माल है ऑर्गेनिक। तो आप देखेंगे तो इट इज हार्डली 2%। इसमें ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं सर, सरकार मैं यही समझना चाह रही हूँ, सरकार चाहती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा हो, करेक्ट? यस। आपका 11 लाख टन में सिर्फ 2% ऑर्गेनिक है, बाकी जो है वो केमिकल बेस्ड है। पूरा केमिकल बेस्ड है, राइट? करेक्ट। तो पहले जो सब्सिडी मिलती थी वो शायद कम होगी इधर? ना, देखिए केमिकल फर्टिलाइजर का मैंने कहा कि सब्सिडी जो गवर्नमेंट की जो कम हो रही है, जो रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऑर्गेनिक और बायो आने से जो सब्सिडी, जो हमारे जो कंजम्पशन कम होगा, आप जो बोल रहे हैं, उसमें हम बता रहे हैं कि जो मार्केट का साइज इतना बड़ा है उसमें ये ज्यादा इम्पैक्ट करेगा नहीं। उसको इम्पैक्ट करने के लिए कम से कम 4-5 साल का टाइम लगेगा। तो इमीडिएट 3-4 साल ऐसा कोई थ्रेट है नहीं किसी भी कंपनी को। तो थ्रेट नहीं है, ठीक है, फेयर इनफ। मेरे को यही समझना था। सर आपके Q4 नंबर्स अभी तक शेयर नहीं किए गए हैं, ये कब तक आ सकते हैं? Q4 you mean to say up to December, you mean to say? March, your fourth March? quarter, yeah. Fourth quarter, I think we have already declared it. Have you? Okay, because the last update I had that you had not declared. Fair enough. But basically आप कह रहे हैं कि कोई फिलहाल प्रणाम स्कीम का आप जैसी कंपनियों पर असर नहीं पड़ेगा और ना ही मॉनसून डीले का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। इंडस्ट्री पर 20 रुपए की बढ़त, यहाँ पर 5.5% तक के गेंस उस स्टॉक में बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट की चाल में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, जिसका तस है बाजार। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी पोजीशंस अब और ज्यादा बिकवाली वाली बढ़ रही हैं। 168 अंकों का नुकसान यहाँ आ गया है। चलिए फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 में ट्रेड्स क्या बने हैं। तो प्रशांत ने इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज कैरी किया, 555 का टारगेट उनका इंटैक्ट है, 505 का 4 का स्टॉप लॉस।
ABFRL कल बुक करके आज इन्होंने रीइंट्रोड्यूस किया। 235 का टारगेट, 204 का स्टॉप लॉस अब नया वाला होगा। रिटर्न्स आरती 0.04 जोड़ रहा है, लेकिन ABFRL 0.58% ड्रैग कर रहा है। अब आते हैं शिल्पा के पोर्टफोलियो पर, तो एक जगह खाली है, एक नया ट्रेड ACC पर इनफैक्ट बाय कॉल 1920 के लिए तेजी की, 1830 स्टॉप लॉस है और ACC में ज़्यादा योगदान है नहीं इस घंटे। दूसरी तरफ नीरव, तो नीरव ने इनफैक्ट क्रॉम्पटन 320 के लिए नया जोड़ा है, 282 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। कैनफिन होम्स कैरी किया 850 का टारगेट यहाँ, और HPCL भी इन्होंने कैरी किया है 310 के टारगेट के लिए। ये फिलहाल आपके लिए इस समय इस घंटे के नए ट्रेड्स हैं। रिटर्न्स देख लेते हैं। कैनफिन होम करीब 1.1% के रिटर्न्स जोड़ता हुआ, HPCL और क्रॉम्पटन ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति है कैसी आज के दिन? 11% के रिटर्न्स पर शिल्पा, प्रशांत 9.5% के रिटर्न्स पर, और 9% के रिटर्न्स अब नीरव छेड़ा के। ये है आपके लिए इस समय का मुनाफे का मीटर खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ से। जो भी बदलाव होगा हमारे जानकारों की तरफ से, उसकी जानकारी तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आएगी, लेकिन 1 बजे मिड कैप मंत्र में कुछ और ट्रेड्स जो आएंगे दिन के दौरान, उसको भी आपके सामने करेंगे पेश। ऑल द वेरी बेस्ट आज के लिए आप तीनों को। चलिए यहीं पर लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन।